नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। तमिलनाडु में एक भगदड़ हुई है पॉलिटिकल रैली में। 40 लोग मर चुके हैं, 36 करीब घटनास्थल पे मारे गए थे और 4 अस्पताल में 9 बच्चों की मौत हुई है। भगदड़ से हुई है। ये जो भगदड़ है इसके पीछे की एक पूरी कहानी है और इस कहानी के साथ साथ दांव पेच हैं और इसके साथ साथ तमिलनाडु के भविष्य की राजनीति को लेकर चल रहे खेल हैं जो अभी सामने नहीं आए हैं। जब ये शांत हो जाएगा थोड़ा मामला तो आने शुरू होंगे। तो हम चूंकि जो उत्तर भारत में रहते हैं, हमारा उस इलाके में ज़्यादा आना जाना नहीं होता है, तो हमारे पास एक बहुत ज़रूरी ये है कि हमको पता रहे कि हमारे देश में क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। और ये हादसा बहुत बड़ा है जो हमको सीखने में मदद करेगा उत्तर भारत के लोगों को। एक पार्टी है तमिलगा वेत्री कज़गम। तमिलगा वेत्री कज़गम का मतलब क्या हुआ? तमिलकम विजय महासंघ, यानी तमिल जीत का महासंघ। विजय कौन है? विजय एक सुपरस्टार हैं तमिलनाडु के। रजनीकांत के बाद सबसे ज़्यादा वो ही वहाँ पर माने जाते हैं। विजय ने एक पार्टी बनाई है जो मैंने नाम आपको बताया, तमिल वेत्री कज़गम, जो भी है, थोड़ा कठिन है मेरे लिए। और उस पार्टी की एक रैली थी। इस रैली को शुरू होना था जिस समय, उससे 6 घंटे बाद ये रैली शुरू हुई है। जबरदस्त गर्मी थी और भयंकर उमस थी। उसके बावजूद विजय के फैंस वहाँ पर टिके रहे या भीड़ ज़्यादा होने के कारण उनको घर जाने का मौका नहीं मिला। इस बीच में घटनास्थल पे विजय की एंट्री होती है। लोग परेशान हैं क्योंकि पीने के पानी का इंतज़ाम नहीं है उचित मात्रा में जितने लोग थे, और ना ही उचित मात्रा में वहाँ पर खाने का इंतज़ाम था। यानी 6 घंटे एक सुपरस्टार लेट आता है। उसके आने से 1 घंटे पहले लोग भी आ गए होंगे, कुछ लोग 2 घंटे पहले आ गए होंगे, क्योंकि तमिलनाडु में सारे लोग चेन्नई में अगले वाले मोहल्ले में तो रहते नहीं हैं, कुछ दूसरे शहरों से भी आए होंगे। वो लोग उस गर्मी में लगातार परेशान थे। जब आप गर्मी ज़्यादा होती है, जब परेशानी ज़्यादा होती है, उमस ज़्यादा होती है, तो आपकी व्यग्रता बढ़ जाती है, आपका मन शांत नहीं रहता है, आप विचलित होने लगते हैं, आपको लगता है किसी तरह शांत मिले, किसी तरह मौका मिले, इस तरह की चीज़ें। अब जब प्यास से मर रहे हैं लोग, कई लोग वहां बेहोश भी हो गए थे प्यास के कारण, क्योंकि उनको पानी नहीं मिल रहा था, गर्मी बहुत ज़्यादा। ऐसे में 6 घंटे तो लेट आया ये विजय बाबू जो भी है, और इन्होंने वहां पर लोगों को ऐसे भीड़ के अंदर फेंक फेंक के पानी की बोतलें बांटी हैं। अपना स्टारडम जो है, भीड़ को नचाना है, पानी की बोतल फेंकूंगा, देखो सैकड़ों लोग उसके ऊपर गिरेंगे। नहीं होता लंका दहन में जब हनुमान जी रामलीला में ज़्यादातर जगहों पर होता है, फूल फेंक और वो फल फेंक फेंक के पब्लिक को देते हैं, एप्पल बनाना टाइप का, बच्चे गिरते पड़ते लूटते हैं। ऐसी पानी की बोतल लुटा रहा है एक आदमी। 6 घंटे से प्यासी भीड़, परेशान लोग, उनको उनकी प्यास का मजाक था ये। तो हुआ ये कि उसको बोतल लेने के लिए जब भागे हैं लोग, उसमें बहुत ज़्यादा और परेशानी खड़ी हो गई। इसके बाद ये बंदा जब जा रहा है ना, तो इससे मिलने के लिए लोग भागे, और जो भागे हैं उस भागदौड़ में भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे को ही कुचलने लगे। वैसी ही भगदड़ जो महाकुंभ में हुई थी, वैसी ही भगदड़ जो महाकुंभ के दौरान इलाहाबाद में कई जगहों पर हुई थी, दिल्ली के नई रेलवे स्टेशन पे भी हो गई थी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। वो भगदड़ वहाँ पर हो गई और उसमें 40 लोग कुचल गए, घायल भी हुए हैं, कई सारे लोग घायल हुए। तो कुल मिला के जो खेल है वो ये है कि एक आदमी 12 बजे की जगह 6 बजे पहुंचा। वहाँ पर बैरिकेड, रस्सियाँ लगाई गई थी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, लेकिन वो भी काबू नहीं हो पाए। यहाँ से हमारा वीडियो 2 दिशाओं में जा सकता है। एक दिशा ये कि इसका पॉलिटिकल बिंदु क्या होगा, दृष्टिकोण क्या होगा। दूसरा ये कि इसकी गलती किसकी, जिम्मेदारी किसकी है।
पहले हम जिम्मेदारी वाले पार्ट पे जाते हैं, बाकी बाद में हम अंदर की पॉलिटिक्स जानेंगे। जिम्मेदारी को लेकर प्रशासन और विजय लोग भिड़े हुए हैं। विजय का कहना यह है कि किसी ने भीड़ पे पत्थर फेंके, विजय की पार्टी के लोगों का, उसके कारण भगदड़ हुई। प्रशासन का कहना यह है, जो प्रशासन का पक्ष अभी तक आया है, कई तरह के बयानात आए हैं वहां के, मैं उस पर जाऊंगा नहीं, किस अधिकारी ने क्या कहा, उसका कोई मतलब नहीं। प्रशासन ने बताया कि साहब 10,000 लोगों की भीड़ की परमिशन थी और इकट्ठे हो गए थे 25,000 से ज़्यादा। इनको कहा गया था कि आप दूसरी जगह कर लो रैली, तो वहां भी ये करने को तैयार नहीं थे। और 10,000 लोगों के हिसाब से भी पीने के पानी और बाकी चीज़ों का इन्होंने इंतज़ाम नहीं किया था। हम भीड़ प्रबंधन के लिए जितने पुलिस वाले जितनी व्यवस्था कर सकते थे वो हमने 10,000 लोगों के हिसाब से की। अब इनकी चिट्ठी लिखी हुई 10,000 की, तो इतनी भीड़ आ गई तो हम क्या करते हैं। तो ये प्रशासन का पक्ष है, और प्रशासन का ये जो पक्ष है ना, ये बड़ा स्टैंडर्ड पक्ष है। जब भी इस तरह के कुछ हादसे होते हैं तो प्रशासन यही कहता है कि या तो हमने परमिशन नहीं दी थी या इन्होंने कम लोगों की परमिशन दी थी। एक स्टैंडर्ड आंसर है, लेकिन आंसर तो है। अगर आप 25,000 लोगों को इकट्ठा करने वाले हैं तो आप 10,000 की परमिशन क्यों ले रहे हैं? आपको प्रशासन से अड़ जाना चाहिए था। निश्चित तौर पे अगर किसी के पास कागज में, सरकारी रिकॉर्ड में ये लिखा हुआ है 10,000 लोग आने वाले हैं, तो वो 25,000 लोगों के हिसाब से इंतज़ाम कैसे कर देगा? अगर आपको लिखित में पड़ा हुआ है कि आपके घर में पार्टी में 500 लोग आएंगे, तो क्या आप 1,000-1,500 लोगों का इंतज़ाम कर लोगे खाने का? नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास लिखित में अगर आप करोगे तो कल के दिन खाना वेस्ट होगा तो कौन जिम्मेदारी होगी? बड़ी सीधी सी बात है। ये तब प्रशासन का जवाब है। इनका कहना यह है कि ये सारा का सारा प्रशासन की लापरवाही से हुआ, उनको क्राउड मैनेजमेंट करने नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। इसके साथ में मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है, ताकि मुआवजा जब दे देते हो आप तो थोड़ा सा जनता का मन शांत हो जाता है। बहरहाल यहाँ पे 10-15 लाख रुपए के करीब मुआवजा देने का ऐलान कर दिया गया है, वो एक न्यायिक जांच का ऐलान कर दिया गया है। अब आते हैं हम पॉलिटिक्स पे। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, स्टालिन वाली, आप जानते हैं। स्टालिन और कांग्रेस ये साथ में। भारतीय जनता पार्टी का वहाँ कुछ है नहीं, उसके 2.5-3% वोट हैं। तो उसने क्या किया है कि एआईएडीएमके की नाव में बैठ गई, उसका पल्लू पकड़ लिया। एआईएडीएमके कौन? जयललिता वाली पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी और जयललिता वाली पार्टी मिलके लड़ते हैं। अब चुनाव आने वाले हैं अगले साल। इस सिचुएशन में विजय जो है वो एक नया खिलाड़ी बन के निकलता है। विजय जो है वो अपने आप में एक अच्छी पार्टी बन के सामने आ रहा है, क्योंकि अब आप सोचिए 25,000 लोग उसके कहने पे आ गए, भगदड़ हो रही है, लोग 6 घंटे बैठे हुए हैं उसके भाषण के लिए। उसके बाद में लोग जा रहे हैं तो दौड़ रहे हैं कार में, जान दे दी 40 लोगों ने अपनी, तो विजय के उस तिलिस्म के कारण ही तो दी ना। तो विजय जो है वो तेजी से एक विकल्प के तौर पे उभर रहा है। तो क्या हो गया है कि 3 ध्रुव हो गए हैं, एक डीएमके, एक ये विजय वाला, और तीसरा वाला जयललिता की पार्टी, जिसमें बीजेपी भी शामिल है। डीएमके में कांग्रेस शामिल है। अब इस पूरी भीड़ में, जांच में अगर ये सामने आता है कि विजय की लापरवाही से लोग मारे गए वगैरह वगैरह, तो निश्चित तौर पे ये विजय के खिलाफ एक नैरेटिव होगा जो पॉलिटिकली उनको नुकसान पहुंचाएगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसी हालत में जयललिता की जेब में बैठी रहेगी। तमिलनाडु में उनका कुछ है नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक समस्या है, अगले लोकसभा चुनाव तक उसको चाहिए साउथ में थोड़ी बहुत मकबूलियत। केरल में वो घुस चुके हैं, एक सांसद जिता लिया है। तमिलनाडु में वो लंबे समय से कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ रिजल्ट हाथ में आया नहीं है। अभी जो सीन है उसमें विजय, अब विजय किसके साथ है? विजय कहता है कि हम आइडियोलॉजी के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल दूर हैं, इसलिए हम उससे कोई संबंध नहीं रखेंगे। लेकिन डीएमके के हम खिलाफ हैं, चूंकि ये पेरियार का राज्य है और वहाँ पर लोग सामाजिक न्याय के लिए बड़ी जागरूकता है वहाँ के समाज में, तो आप वहाँ पर धर्म की उस तरह से राजनीति नहीं कर सकते या ऊंची जातियों के नहीं कर सकते। तो सीन क्या बन रहा है कि ये अलग से विजय एक शक्ति है।
अब भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ का इंतजार कर रही है कि विजय अगर पावरफुल बन के निकल जाए तो हम डीएमके की जेब से निकल के विजय के जेब में घुस जाएंगे। अब 3 कॉम्बिनेशन सामने आते हैं। अगर डीएमके, भारतीय जनता पार्टी, माफ कीजिए एआईएडीएमके, भारतीय जनता पार्टी और विजय तीनों मिलकर लड़ते हैं तो ये डीएमके को टक्कर दे जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी विजय के खिलाफ है लेकिन खुल के नहीं है, क्योंकि वो विजय के साथ में संबंध सामान्य रखना चाहती है। तो ऐसी कंडीशन में जब ये मामला होगा तो विजय की मदद करेगी भारतीय जनता पार्टी, और इसीलिए विजय की पार्टी मांग कर रही है कि सीबीआई जांच कराओ। सीबीआई जांच का मतलब केंद्र सरकार की जांच। अभी जांच हो रही है न्यायिक जांच। न्यायिक जांच मतलब जज जांच करेंगे। न्यायिक जांच को इस मामले में थोड़ा सा आज के तौर पे एक पक्षी निष्पक्ष थोड़ा मान सकते हैं, लेकिन सीबीआई जो है, जो निष्पक्ष मानी जाती थी, अब उसकी प्रतिष्ठा आपको पता है, पिंजरे का तोता वगैरह। तो यहां पर एक और समीकरण बनता है। वो समीकरण यह बनता है कि भारतीय जनता पार्टी एआईएडीएमके को छोड़ के विजय के साथ चली जाए। ऐसे में विजय और मजबूत हो जाएगा, लेकिन वोट 3 जगह बढ़ जाएंगे। ऐसे में डीएमके का और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन का फिर से सरकार में आना पक्का है। पर तमिलनाडु की पॉलिटिक्स कुछ खास है, वो वहां पर बदलते रहते हैं। पहले डीएमके एआईएडीएमके बदलते रहते थे, अब एआईएडीएमके कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो गई है। ज़्यादा कमज़ोर हो गई क्योंकि जयललिता नहीं है वहाँ पे। तो ऐसी स्थिति में विजय जो है वो सेकेंड फोर्स बन के सामने आ सकता है। तमिलनाडु की राजनीति में जो फिल्मी सितारे होते हैं उनको भर भर के जन समर्थन मिलता है। विजय फिल्मी सितारा है, जन समर्थन आप देख रहे हैं। तो अगर विजय बनाम डीएमके में फाइट होती है तो भारतीय जनता पार्टी एआईएडीएमके के साथ डूब जाएगी। इसका सपना है कि तमिलनाडु से कुछ समर्थन अपने लिए जुटा लें। एआईएडीएमके चली जरूर गई है भारतीय जनता पार्टी के पास, लेकिन उसको भी आइडियोलॉजी और तमिलनाडु के लोगों का जो समर्थन है वो शायद ना मिले। हो सकता है एआईएडीएमके को बीजेपी के साथ होने पे ही नुकसान उठाना पड़ जाए। जयललिता का केस अलग था, उसकी व्यक्तिगत कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके कारण वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। उसकी हत्या की जब कोशिश हो रही थी, उसको धीमा जहर दिया जा रहा था, तो मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मोदी जी ने जयललिता को ये जानकारी दी कि हमको सूचना मिली है जासूस खुफिया सूत्रों से कि आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं। शशिकला वगैरह पे आरोप लगे थे। शशिकला को जयललिता ने पार्टी से निकाल दिया था, फिर वापस में कुछ उन्होंने किया होगा, मना लिया होगा, तो वो वापस आ गई थी और आखिर में शशिकला के रहते ही जयललिता का निधन हुआ। खैर, अब सीन जो है वो अगर आप सोचें तो विजय जो है वो आइडियोलॉजिकली बीजेपी से दूर है, लेकिन वो कह रहा है मैं स्वतंत्र पार्टी हूं। और विजय स्वतंत्र पार्टी के तौर पे भी अगर डीएमके के साथ में चला जाए या भारतीय जनता पार्टी से उसका टकराव हो तो ऐसे में एआईएडीएमके तो पहले ही खत्म है। तो जो 3 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो तीनों कॉम्बिनेशन ये कहते हैं कि हर हालत में डीएमके मजबूत है, लेकिन विजय भारतीय जनता पार्टी से और एआईएडीएमके के साथ चले जाए तो काम बन जाएगा। लेकिन एआईएडीएमके की दिक्कत यह है कि उसको अपना अस्तित्व बचाना है। अगर वो विजय के साथ चली गई तो खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पाले से उठ के भारतीय जनता पार्टी विजय को मजबूत होता और देखकर वहां चली जाए। इसीलिए विजय को लोग सी टीम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की उस इलाके में। तो ये जो घटना है, इसकी जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स में अगर विजय को इस भगदड़ के लिए दोषी या जिम्मेदार मान लिया जाता है तो एआईएडीएमके निश्चित तौर पे थोड़ा खुश होगा, लेकिन डीएमके सबसे ज़्यादा खुश होगा, क्योंकि डीएमके के मुकाबले कोई एक आदमी खड़ा होकर आ रहा है तो वो यही होकर आ रहा है। अभी तक इतना बड़ा भी खड़ा नहीं हुआ कि डीएमके के लिए खतरा हो, डीएमके के लिए खतरा हो, लेकिन लोग सरकार बदलते हैं तो हो सकता है इससे ही काम चला लें। तो अगर प्रशासन का दावा सही निकलता, और इसीलिए प्रशासन क्या कह रहा है, विजय की गलती है। विजुअल ऑप्टिक्स क्या कह रहे हैं, विजय की गलती है क्योंकि उसने पानी की बोतल फेंकी। विजय की गलती है इतनी गर्मी में 6 घंटे भीड़ को इंतजार कराया, और तो और रैली का टाइम भी प्रशासन को कुछ और दिया और जनता को कुछ और दिया। उसके कारण भी लोगों को लंबा इंतजार हो गया, संख्या पूरी नहीं बताई। तो विजय चारों तरफ से घिरता हुआ दिख रहा है। ऐसे में विजय के पास बचने का उपाय क्या है? बचने का उपाय यह है कि वो गलती प्रशासन और सरकार पर डाले। प्रशासन और सरकार इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं कर रहे हैं। कागज है हमारे पास, तुमने 10,000 की परमिशन मांगी थी वगैरह वगैरह। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का विजय को एक सहारा है। सीबीआई जांच हो जाती है
और सीबीआई अगर विजय के पक्ष में निर्णय दे देती है, प्रशासन को और सरकार को दोषी ठहरा देती है, तो डीएमके के खिलाफ नैरेटिव बन जाएगा। लेकिन ये सारी बातें अभी शांति में हैं, ये 2 दिन बाद उठेंगी जब थोड़ा ये सदमा कम हो जाएगा, क्योंकि अभी ये ज़्यादा राजनीति बताएंगे तो पब्लिक पकड़ के मारेगी। तो ये पूरा एक परिदृश्य है इस घटनाक्रम का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नमस्कार, जय हिंद।